नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। शायद उतना सुना नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन है बहुत जरूरी। अनुच्छेद 132। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर फोकस करती है। देखिए, पिछली बार हमने बात की थी अनुच्छेद 131 की। याद है कैसे केंद्र और राज्यों के झगड़े सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? हाँ, वो तो सीधा रास्ता था। बिल्कुल। आज थोड़ा अलग ट्रैक है। कभी सोचा है, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है, वो संविधान के किसी हिस्से की व्याख्या करता है अपने फैसले में, तो क्या वही फाइनल है? अच्छा सवाल है। अगर कोई उससे सहमत नहीं है तो कहाँ जाए, अपील कहाँ होगी? यही सवाल है जो हमें सीधे अनुच्छेद 132 पर ले आता है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद 132 आखिर है क्या। सिर्फ मतलब नहीं, बल्कि ये क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और कैसे ये पूरे देश में संविधान की समझ को एक जैसा बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। हमारी ये जो चर्चा है ये उपलब्ध स्रोतों पर ही आधारित है और मकसद यही है कि संविधान के अंतिम व्याख्याता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अनुच्छेद 132 आखिर है क्या? मतलब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 132 एक रास्ता देता है। ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट का कोई भी फैसला है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या कोई और केस हो, किसी भी तरह का। हाँ, किसी भी तरह का, और उस फैसले में संविधान की व्याख्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने से जुड़ा कोई सारवान विधि प्रश्न शामिल हो। सारवान विधि प्रश्न मतलब कोई जरूरी कानूनी मुद्दा? हाँ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं ऐसे। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब संविधान की समझ पर गहरा असर डाल सकता हो, कोई मामूली टेक्निकल बात नहीं। अच्छा। तो अगर ऐसा कोई सवाल उस केस में है तो उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अच्छा, यानी संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा अहम सवाल होना चाहिए। लेकिन स्रोत में कुछ शर्तें भी बताई गई थी। क्या कोई भी बस उठकर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत साफ बताता है कि दो मुख्य शर्तें हैं। पहली तो वही कि मामले में संविधान की व्याख्या का सारवान विधि प्रश्न हो। ठीक है। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि हाईकोर्ट को खुद ये सर्टिफाई करना होगा, मतलब एक प्रमाण पत्र देना होगा। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? हाईकोर्ट को लिखकर देना होगा कि हाँ, हमारे इस फैसले में संविधान की व्याख्या का ऐसा सारवान प्रश्न शामिल है और हमारी राय में इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। इसे ही अपील के लिए प्रमाण पत्र या आम बोलचाल में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कहते हैं। अच्छा, तो हाई कोर्ट की मर्जी पर है एक तरह से। हाँ, जब तक हाईकोर्ट ये सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक अनुच्छेद 132 के तहत आप अपील नहीं कर सकते। और इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जैसा स्रोत में बताया गया है, ये पक्का करना कि देश की सबसे बड़ी अदालत के पास केवल वही मामले पहुंचे जिनमें सच में संविधान की व्याख्या दांव पर लगी हो, फिजूल के मामले नहीं। तो ये सर्टिफिकेट एक तरह का गेट कीपर है, फिल्टर है। लेकिन एक और बात थी स्रोत में, वो स्पेशल लीव पिटिशन SLP अनुच्छेद 136 वाली, उसका जिक्र था। हाँ, अगर SLP का रास्ता है ही, जो शायद ज्यादा खुला हुआ लगता है, तो फिर इस अनुच्छेद 132 की अपनी क्या खास जरूरत रह गई? मतलब ये थोड़ा पेचीदा नहीं लगता? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर उठता भी है। देखिए, अनुच्छेद 136 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी स्पेशल पावर देता है। वो किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। उसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक मतलब डिस्क्रेशन पर है। अच्छा। लेकिन अनुच्छेद 132 जैसा स्रोत बताता है, वो एक खास मकसद के लिए है। ये संवैधानिक मामलों के लिए एक तय रास्ता देता है। अगर हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दे दे तो ये अधिकार बन जाता है। हाँ, सर्टिफिकेट मिलने पर ये एक अधिकार बन जाता है अपील करने का, जबकि SLP सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत, जैसा स्रोत बार बार जोर दे रहा है, वो है संवैधानिक एक रूपता, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिफॉर्मिटी। एक रूपता कैसे? सोचिए, अगर देश में 25 हाईकोर्ट हैं और सब एक ही मौलिक अधिकार को अलग अलग तरीके से समझाने लगे तो क्या होगा? हाँ, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, पता ही नहीं चलेगा कि असल में कानून क्या है। अनुच्छेद 132 इसी कंफ्यूजन को, इसी अराजकता को रोकने का एक जरिया है। ये सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी देता है कि वो संविधान की व्याख्या पर आखिरी फैसला दे, जो फिर पूरे देश पर लागू हो। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
जब हमारे संविधान बनाने वाले इसे लिख रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? क्यों नहीं लगा कि भाई एक अलग से अनुच्छेद चाहिए सिर्फ इस काम के लिए? स्रोत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जिक्र है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा के बहुत से सदस्य मानते थे कि एक लिखा हुआ संविधान तभी ठीक से काम कर सकता है जब उसकी व्याख्या करने वाली कोई एक फाइनल अथॉरिटी हो। डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क था, जैसा स्रोत में लिखा है, कि अगर हर हाई कोर्ट अपनी अपनी व्याख्या पर अड़ा रहेगा तो देश में एक संविधान नहीं रहेगा, बल्कि कई सारे हो जाएंगे। हाँ, उतने संविधान बन जाएंगे जितने हाई कोर्ट हैं। इससे बहुत भ्रम फैलेगा, विरोधाभास होंगे, अनिश्चितता होगी, आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके अधिकार क्या है। सही बात है। इसीलिए जरूरी समझा गया कि एक एकीकृत न्यायपालिका हो जिसके टॉप पर सुप्रीम कोर्ट हो और उसी को ये शक्ति दी जाए कि वो संविधान का अंतिम मतलब तय करे। मतलब ये सिर्फ कोई कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं थी, ये तो देश की एकता और शासन ठीक से चले उससे जुड़ा मामला था। बिल्कुल। स्रोत इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। अनुच्छेद 132 सिर्फ अपील का एक तरीका नहीं है, ये भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें न्यायिक एकता मतलब जुडिशियल यूनिटी बनाए रखने का एक मजबूत खंबा है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट की उस भूमिका को और पक्का करता है जिसमें उसे संविधान का संरक्षक मतलब गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये पक्का करता है कि मामला चाहे किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में उठा हो, अगर सवाल संविधान की व्याख्या का है तो आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ही करेगी। इससे न सिर्फ कानूनों में एक रूपता आती है, बल्कि ये केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का संतुलन है उसे बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि आखिर संविधान की व्याख्या ही तो तय करती है कि किसकी क्या शक्ति है। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी और इसकी अहमियत। पर क्या आज भी इतने साल बाद ये अनुच्छेद उतना ही रेलेवेंट है? क्या सच में इसका इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जब SLP का ऑप्शन है ही? स्रोत तो कुछ हाल के बड़े मामलों का जिक्र कर रहा था। हाँ, और स्रोत बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये अनुच्छेद सिर्फ इतिहास की किताब का हिस्सा नहीं है, आज भी ये बहुत प्रासंगिक है। जैसे स्रोत में आधार मामले का जिक्र है 2018 का, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा केस था। बिल्कुल। फिर सबरीमाला मंदिर प्रवेश वाला मामला 2018 का ही, उसमें धर्म की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार इनके बीच टकराव था। और अभी हाल में 2022 में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उनमें भी संविधान की व्याख्या के ही सवाल थे। तो ये सारे मामले दिखाते हैं कि संविधान से जुड़े पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे लगातार उठते रहते हैं। और अनुच्छेद 132 उनके हल का एक जरूरी जरिया बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। स्रोत में एक आंकड़ा भी था शायद कि 2024 तक 500 से ज्यादा अपीलें इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। हाँ, ये आंकड़ा था। ये संख्या तो कम नहीं है, मतलब इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि बस कभी कभार। सही कहा। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये प्रावधान एक्टिव है। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि इस बात पर बहस होती है कि कितना इस्तेमाल होता है, खासकर SLP के मुकाबले। अच्छा। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आजकल ज्यादातर संवैधानिक मामले भी SLP से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि SLP के लिए हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो ज्यादा आसान लगता है शायद। लेकिन जैसा कि स्रोत में सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फैसलों का हवाला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि अनुच्छेद 132 का अपना एक अलग और जरूरी मकाम है। ये उन मामलों के लिए एक सीधा और साफ रास्ता देता है जहां झगड़े की जड़ ही संविधान की व्याख्या है। SLP जहां एक विशेष अनुमति है, वहीं अनुच्छेद 132 सर्टिफिकेट मिलने पर संवैधानिक मामलों में अपील का एक अधिकार बन जाता है। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया था इसे समझाने के लिए। मान लीजिए किसी राज्य का हाई कोर्ट है, वो किसी नए राष्ट्रीय कानून को, जैसे नागरिकता से जुड़ा कोई कानून हो, उसे रद्द कर दे, ये कहकर कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तब क्या होगा? हाँ, ये अच्छा उदाहरण है प्रक्रिया समझने के लिए। ऐसी सिचुएशन में अगर केंद्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो वो अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा हाईकोर्ट से वो सर्टिफिकेट मांगना कि इस मामले में संविधान की व्याख्या का सार्वजनिक विधि प्रश्न है। और अगर हाईकोर्ट दे देता है? अगर हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दे देता है, ये मानकर कि हाँ, ये एक अहम संवैधानिक मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, संविधान के जो भी संबंधित प्रावधान हैं
उनकी गहराई से व्याख्या करेगा और फिर अपना आखिरी फैसला देगा। वो फैसला फिर पूरे देश पर लागू होगा और उस नागरिकता कानून की संवैधानिकता पर फाइनल मोहर लग जाएगी, चाहे वो कानून सही पाया जाए या गलत। ये प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे अनुच्छेद 132 जमीनी स्तर पर संवैधानिक स्थिरता मतलब एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ क्या है, इस सब का मतलब क्या है? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 132 हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पक्का करता है कि संविधान, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, उसकी व्याख्या पूरे देश में एक जैसी हो। ये सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसलों पर एक तरह का संवैधानिक कंट्रोल देता है, लेकिन सिर्फ उन मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का कोई गंभीर सवाल हो और हाई कोर्ट ने भी माना हो कि हाँ ये सवाल है। वो जो रास्ता बताया था स्रोत ने, हाई कोर्ट का फैसला, फिर सर्टिफिकेट, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील और फिर पूरे देश में संवैधानिक एकरूपता। बिल्कुल, यही इसका मूल काम है। हाई कोर्ट, सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक एकता। और इसका महत्व सिर्फ किताबी नहीं है, ये तो सीधे सीधे हम नागरिकों के अधिकारों और कानून के राज से जुड़ा है। बिल्कुल, इसका महत्व बहुत गहरा है। ये प्रावधान देश का जो मौलिक कानून है उसकी समझ में एक निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी लाता है और एक अंतिमता मतलब फाइनैलिटी लाता है। जरा सोचिए, अगर एक ही कानून का मतलब उत्तर भारत में कुछ और हो, दक्षिण भारत में कुछ और। हाँ, क्या हालत होगी। अनुच्छेद 132 ऐसी किसी भी स्थिति को बनने से रोकता है। ये पक्का करता है कि संविधान की व्याख्या मनमाने ढंग से या अलग-अलग इलाकों के हिसाब से ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की उस सेंट्रल भूमिका को मजबूत करता है जहां वो सिर्फ झगड़े नहीं निपटाता बल्कि संविधान के स्थायी सिद्धांतों को साफ करता है और स्थापित करता है। ये सिद्धांत फिर भविष्य के लिए गाइडेंस का काम करते हैं। ये पूरी जुडिशियल सिस्टम में एक तरह की निश्चितता, सर्टेनिटी लाता है जो सबके लिए जरूरी है, आम आदमी, बिजनेस, सरकार, सबके लिए। स्रोत के आखिर में अनुच्छेद 133 का भी जिक्र था, हल्का सा, जो सिविल मामलों में अपील से जुड़ा है। शायद उस पर हम किसी और दिन बात करें। हाँ, वो सिविल अपीलों के लिए एक अलग जरूरी प्रावधान है। लेकिन आज अनुच्छेद 132 पर जो हमने बात की उसे खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। कहिए। ये स्रोत में उठाए गए मुद्दे से थोड़ा आगे का है पर इसी चर्चा पर आधारित है। जब हम अनुच्छेद 132 जैसे प्रावधानों से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याता मानते हैं और ये भूमिका जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं, तो क्या ये स्थिति न्याय तक आम आदमी की पहुंच और सुप्रीम कोर्ट पर जो मुकदमों का बढ़ता बोझ है उसके बीच एक संतुलन का सवाल नहीं खड़ा करती? मतलब अंतिम व्याख्या की शक्ति और प्रैक्टिकल मुश्किलें। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि ये जो अंतिम व्याख्या की अहम शक्ति है जिसके बिना संवैधानिक एकरूपता नहीं हो सकती, उसे कोर्ट के वर्कलोड की जो जमीनी हकीकत है और हर नागरिक तक न्याय आसानी से पहुंचे, इस सिद्धांत के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बस एक विचार है जिस पर हमारी आज की बातचीत की रोशनी में सोचा जा सकता है।